Good morning, students. Today we will start with composition writing. Previously we had studied 5 poems and it took almost 17-18 days. But now we, after completion of the poem, we will start with the composition. And in composition, the first comes, and as it is important in the view of examination, it is notice writing. Up to now, you have learnt notice writing in your previous class, but today we are going to learn this thing in a bit different way. So, why different way? Because in previous classes, it was almost a weightage of 2 marks, 3 marks, 4 marks. But in class 12th, whenever you write notice, each and every part has different marks. The marks are bifurcated. इसके जो marks होते हैं ना, वो maths जैसे होते हैं कि भाई आपने आधी स्टेप सही की तो आधे मार्क्स मिलेंगे, केवल आंसर गलत है तो कुछ ही मार्क्स कटेंगे. सो इसके अंदर भी कुछ इसी तरह का कुछ नोटिस राइटिंग में फॉर्मेट है. सो दैट इज इम्पोर्टेंट टू नो दैट हाउ द मार्क्स आर बाइफर्केटेड. सो फर्स्ट थिंग इज दैट व्हेनेवर यू राइट अ नोटिस, बहुत सारे लोग बच्चे जो क्या करते हैं, एक चीज़ भूल जाते हैं. एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज बॉक्सिंग. आपको जो भी कंपोजिशन लिखते हो दैट मस्ट बी बॉक्स्ड प्रॉपरली. वेदर यू आर राइटिंग एडवर्टीजमेंट, वेदर यू आर राइटिंग इन्विटेशन और नोटिस, दिस कंपोजिशन शुड बी बॉक्स्ड. इनको बॉक्स आपको बनाना होगा. सो एंड सेकेंड थिंग, बहुत सारे स्टूडेंट्स पहले बॉक्स बना देते हैं. डोंट मेक द बॉक्स एट फर्स्ट. आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ राइटिंग ईच एंड एवरीथिंग, देन ड्रॉ द बॉक्स सो दैट उसकी जो सिमेट्री है, जो दोनों तरफ बराबर दिखता है, वो आपको पता चल जाएगा. सो नाउ आज हम क्या करेंगे, पहले इसका फॉर्मेट को स्टडी करेंगे. ओके, एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो आई विल गिव यू 10 seconds सो दैट यू कैन take the screenshot, or if you want to pause the video you can write also the same. Okay, so let's start. Now first the important comes is the can you see it? I have written name of organization or name of organization or institution, संस्था का या संगठन का नाम. Okay, so now again I will make it easy because notice of organization are not part of your course. So we will start with institution. Institution. Can you see? I have written this thing in capital letters. So it shows that जो भी आप नाम लिखोगे संस्था का, वो capital letters में लिखना है, right? Then comes date. उसके बाद क्या आएगा? Date. Then in the next line you have to write NOTICE. the most important thing, आपको notice लिखना है. क्या लिखना है? Notice लिखना है. just leaving a one line blank, you have to write subject. पूरा नोटिस नहीं पढ़ो और जस्ट आप सब्जेक्ट पढ़ो तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये नोटिस किस लिए लिखा गया है. just to save the time. And then comes the content, और आजकल नई भाषा में उसको बोलते हैं content. Okay, so what will happen, basically your notice will look like something like this. कुछ ऐसा दिखेगा. ओके, ये हो जाएगा आपका कंटेंट. And the last that ends is signature and
डेजिग्नेशन। यहाँ पे आपको करने हैं सिग्नेचर, हस्ताक्षर करने हैं आपको, और आपका पद लिखना है। पद लिखना इसलिए इंपॉर्टेंट होता है सो दैट इट शुड बी नोन दैट हु हैज इश्यूड दिस नोटिस, इस नोटिस को किसने इशू किया है। ओके, सो आप इसमें देख पा रहे हो कि हम लोगों ने एक फॉर्मेट बनाया है, और इस फॉर्मेट के इस फॉर्मेट के ऊपर आप देखिए, जो ये फॉर्मेट आप बनाते हो, सो ये फॉर्मेट आपका ऑलमोस्ट 2 मार्क्स का होता है। फर्स्ट 1 फॉर इंट्रोडक्शन एंड 1 मार्क फॉर सिग्नेचर एंड कंटेंट जो है वो आपका 2 मार्क्स का है। सो इस तरीके से ये मार्क्स जो है ये बाइफरगेटेड है। अगेन अब 2 मार्क्स कैसे हैं, तो ये आपके इस तरीके से हैं। सॉरी 1 2 हाफ, ये रहा आपका बाइफर्केशन। हाफ जो है वो आपने इंस्टीट्यूशन का जो नाम लिखा है उसके अंदर हाफ मार्क्स आपका डेट का हो जाता है। फिर नोटिस और सब्जेक्ट का आपका हाफ मार्क्स है, कंटेंट के 2 मार्क्स है, और सिग्नेचर और डेजिग्नेशन का हाफ मार्क्स है। इस तरीके से ये इसको बांटा गया है। नाउ अगेन मैं आपके वीडियो फ्रेम में से बाहर आ जाता हूँ सो दैट यू कैन सी दिस प्रॉपरली। अगेन मैं इसको एक बार वापस पढ़ता रहता हूँ मैं कि ये सबसे पहले आप देख रहे हैं नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन। सपोज यू आर स्टूडेंट ऑफ लवकुश सीनियर सेकेंडरी स्कूल सलूम्बर, तो आप लिखेंगे लवकुश, ओके, दैट विल बी इन कैपिटल। सीनियर, अब सीनियर पूरा नहीं लिखे तो SR, तो S कैपिटल, R कैपिटल एंड देन डॉट। सेकेंडरी SEC कैपिटल अगेन डॉट, एंड देन स्कूल, आफ्टर दैट विल कम नेम ऑफ योर सिटी, उसके पहले कोमा आएगा। सो लवकुश सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोमा सलूम्बर। अब आप देख रहे हैं इसके अंदर कैपिटल प्लस पंक्चुएशंस, 2 फुल स्टॉप है, और एक कोमा है। देन कम्स द फॉर्मेट डेट। आप देख पा रहे हो डेट, अब मोबाइल यूज़ करते हो, डेट के फॉर्मेट्स आपको पता है ना, MMDDYY या DDMMYY, या जैसे आज जो डेट है आप डेट लिखते हो, सपोज यू वांट टू राइट 7 अगस्त 2000, तो आप लिखेंगे अगस्त AUG 7, 2000, या आप लिखेंगे 7 स्पेस AUG यानी अगस्त, 2000। तो दिस आर द फॉर्मेट्स टू राइट द डेट। उसके बाद आप देखेंगे नोटिस। नोटिस आपको नोटिस में ही लिखना है। अब उसके अंदर आ जाए सब्जेक्ट। सपोज आपके स्कूल में ऑर्गेनाइज हो रहा है ब्लड डोनेशन कैंप, सो दैट यू कैन राइट अ ब्लड डोनेशन कैंप, साइंस फेयर, योगा क्लासेस, रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन, साइंस फेयर, व्हाटएवर। तो जो भी है ये आपको वहाँ लिखना है। एंड लास्ट वन इज सिग्नेचर। सपोज यू आर द प्रेसिडेंट ऑफ योर यूथ क्लब, you write the name as रवि जोशी। डेजिग्नेशन, तो डेजिग्नेशन यानी होता है उसका पद। उसका पद क्या है? सपोज आप प्रेसिडेंट है तो आप लिखोगे प्रेसिडेंट यूथ क्लब, इस तरीके से, या आप सेक्रेटरी हो तो आप सेक्रेटरी लिखोगे। तो ये जो फॉर्मेट है ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट बाइफरगेटेड मार्क्स वाला फॉर्मेट है। इसको आप बनाना नेक्स्ट क्लास में, अब हम इसको कैसे लिखना है वो हम रिव्यू करेंगे। ओके, टिल देन गुड बाय। गुड मॉर्निंग बच्चों, हमारा टॉपिक चल रहा है हेलो एल्केन की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस। उसमें हमने एमीन्स तक पढ़ा कि एल्किल हैलाइड से हम एमीन्स का फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। ये हमने नेक्स्ट जो लेक्चर था पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया। आज हम डिस्कस करेंगे कि और हम क्या क्या प्रिपेयर कर सकते हैं एल्केन से। अब है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, ये नेम रिएक्शन है। इससे हम एरोमेटिक हैं, ये एल्किल हैलाइड है। अगर हम एरोमेटिक रिंग से रिएक्शन कराते हैं तो एरोमेटिक रिंग का एल्काइलेशन हो जाता है, यानी उस पर एल्किल ग्रुप आके जुड़ जाता है। तो ये 11वीं नंबर की रिएक्शन है। हम जो
एग्जाम्पल्स पढ़ रहे हैं कि हम एल्किल हैलाइड से क्या क्या फॉर्म कर सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में। ये आपके लास्ट रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ये नेम रिएक्शन है। बेंजीन का एल्काइलेशन यानी बेंजीन का एल्किलीकरण। कोई भी बेंजीन लो आप एल्किल हैलाइड से रिएक्शन कराते हैं निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में, तो बेंजीन यानी एरोमेटिक रिंग का एल्काइलेशन हो जाता है। बेंजीन में से एक H रिप्लेस होके उसकी जगह एल्किल ग्रुप आके जुड़ जाता है। ये देखिए बेंजीन की रिएक्शन हमने मेथिल क्लोराइड से यानी RH, R की जगह हमने क्या लिया मेथिल, तो क्या बना मेथिल बेंजीन। मेथिल बेंजीन को हम टोलुइन भी बोलते हैं और H यहाँ से रिप्लेस हुआ और HCl, ये मैं अभी और आपको समझा दूंगी। अगर मैंने मेथिल की जगह क्या ले लिया एथिल क्लोराइड तो एथिल बेंजीन। प्रोपिल की जगह अब इसमें है अगर हम नॉर्मल प्रोपिल लेंगे तो नॉर्मल प्रोपिल क्लोराइड, नॉर्मल प्रोपिल बेंजीन बनेगा, और अगर आइसोप्रोपिल लेंगे तो आइसोप्रोपिल बेंजीन फॉर्म होगा। और अगर हम तृतीयक एल्किल कोई भी हैलाइड या क्लोराइड लेंगे तो तृतीयक ब्यूटिल या तृतीयक एल्किल बेंजीन फॉर्म होगा। तो ये मैं आपको रिएक्शन समझा देती हूँ। इसको नेम रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। एरोमेटिक यानी बेंजीन रिंग का एल्काइलेशन। कोई भी बेंजीन रिंग लीजिए आप, बेंजीन रिंग की रिएक्शन हम किससे कराते हैं RH। क्या बनेगा ये यहाँ से H, ये देखिए ये बेंजीन है, हर जगह HH लिखे हुए हैं। ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। अगर हमने एल्किल हैलाइड से रिएक्शन कराई तो ये X और ये कोई सा भी एक H, ये H कोई सा भी एक H हट क्या हो जाएगा रिप्लेस हो जाएगा और क्या बनेगा एल्किल बेंजीन। भले यहाँ कहीं भी समझा सकते हैं अपन, क्या बन जाएगा ये R जुड़ जाएगा और HX। अगर मैंने R की जगह क्या यूज़ कर लिया मेथिल, ये देखिए क्या लिया मेथिल क्लोराइड, तो ये बेंजीन में से क्या हो जाएगा ये इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन रिएक्शन है। बेंजीन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं, हम जब एरोमेटिक पढ़ाऊंगी तब समझाऊंगी आपको। ये इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन रिएक्शन है, यानी यहाँ से H निकलता है। H क्या है इलेक्ट्रॉन स्नेही, ये प्लस होता है और यहाँ पे क्या होता है प्लस ही आके जुड़ता है। रिएक्शन मैकेनिज्म समझाऊंगी अभी मैं। क्या बन जाएगा ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन रिएक्शन नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन रिएक्शन है। अगर मैंने यहाँ पर क्या ले लिया एथिल, तो क्या बनेगा एथिल क्लोराइड। अगर मैंने यहाँ पे ले लिया प्रोपिल, अब प्रोपिल दो होते हैं नॉर्मल और आइसो। ये देखिए मैं एक दोनों से समझा देती हूँ। ये नॉर्मल, ये नॉर्मल प्रोपिल और एक है ये आइसोप्रोपिल। ये देखिए दोनों ले लेते हैं। ये नॉर्मल में कहाँ जुड़ा हुआ है फर्स्ट पे, तो जहाँ हेलोजन जुड़ा है वही हेलोजन वही कार्बन यहाँ के जुड़ता है। यानी कि किसी भी एल्किल हैलाइड की
AlCl3 निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में रिएक्शन कराने पर बेंजीन रिंग का एल्काइलेशन हो जाता है। क्या बनती हैं ये देखिए, तो नॉर्मल है तो यहाँ से जुड़ेगा, यानी क्या बनेगा, एक H यहाँ से निकला CH3 और क्या बन गया ये यहाँ से जुड़ेगा। एक कार्बन की बॉन्डिंग देखिए इससे हो गई, ये देखिए CH2CH2C, यानी कि इसका नाम होगा 1-फेनिल प्रोपेन। लेकिन अगर हम यही रिएक्शन किसकी, बेंजीन की रिएक्शन हम आइसोप्रोपिल से कराते हैं तो ये प्राइमरी है और ये क्या है, सेकेंडरी हैलाइड है। तो Cl कहाँ जुड़ा हुआ, सेकेंड कार्बन पे। तो जिस कार्बन से जुड़ा होता है उसी कार्बन से क्या होता है, प्रतिस्थापन होता है। ये देखिए आप, यहाँ पे हेलोजन किस कार्बन पे जुड़ा है, सेकेंडरी कार्बन पे, ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी कार्बन पे जुड़ा हुआ है। तो जिस कार्बन पर हेलोजन जुड़ा होता है उसी कार्बन से बेंजीन रिंग पर उसका जुड़ाव होता है, यानी उसी कार्बन से बेंजीन रिंग पर जुड़ता है। तो ये देखिए अपने बेंजीन की रिएक्शन मेथिल क्लोराइड से कराया टॉलुइन या मेथिल बेंजीन, एथिल क्लोराइड से कराया एथिल बेंजीन, नॉर्मल प्रोपिल क्लोराइड से कराया प्रोपिल बेंजीन या 1-फेनिल प्रोपेन। और अगर आइसोप्रोपिल से कराया तो क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपिल बेंजीन या 2-फेनिल प्रोपेन। 1 2 3, 2 पे फेनिल, 2-फेनिल प्रोपेन। अगर इसी की रिएक्शन हम किससे करा दें, तृतीयक, प्राइमरी से हो गया, सेकेंडरी से हो गया, अगर मैं इसकी जगह तृतीयक ले लेती हूँ कोई भी, ये देखिए आप, मैंने तृतीयक हैलाइड ले लिया, क्लोराइड लो, ब्रोमाइड लो, आयोडाइड लो, जो भी लेना है। तो ये अगर Cl लिया तो क्या हो जाएगा, तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड, इसका IUPAC नाम हो जाएगा 2-मेथिल-2-क्लोरोप्रोपेन। इसकी रिएक्शन कराएंगे तो Cl कहाँ, इस कार्बन, तो इस कार्बन से ये बेंजीन रिंग पर जुड़ेगा, यानी कि इस बेंजीन रिंग पर ये देखिए आप, तृतीयल ब्यूटिल बेंजीन, तृतीयक ब्यूटिल बेंजीन, और क्या बन जाएगा, HCl। ये देखिए, तो जैसा हम एल्किल हैलाइड लेंगे वैसे ही हमको क्या मिलेगा, एरोमेटिक हैलाइड प्राप्त होंगे। अगर हम प्राइमरी लेंगे तो प्राइमरी, और सेकेंडरी लेंगे तो सेकेंडरी, और टर्शियरी लेंगे तो टर्शियरी। अब इनकी मैकेनिज्म, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के मैकेनिज्म। फ्रीडल क्राफ्ट जो रिएक्शन होती हैं, हम उसकी रिएक्शन फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने ये RX, R की जगह आप ले लो CH3Cl। अगर इसकी रिएक्शन मैंने किससे कराई, बेंजीन से, किसकी प्रेजेंस में, निर्जल यानी एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, टोलुइन या मेथिल बेंजीन, और को प्रोडक्ट मिलेगा HCl। अब देखिए इसकी मैकेनिज्म क्या है, ये रिएक्शन होती कैसे। सबसे पहले AlCl3, ये इलेक्ट्रोस्टेन जो है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं, इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, नाभिक नहीं है। तो क्या रिएक्शन होगी, ये देखिए, सबसे पहले AlCl3 किससे रिएक्शन करेगा, CH3, ये मैकेनिज्म है इसकी, यानी पूरी रिएक्शन कैसे होती है, CH3Cl से रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा, मेथिल कार्बोधनायन प्लस AlCl4 पे क्या आ जाएगा, माइनस, ये भी प्लस। अब देखिए ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग पे सब जगह क्या जुड़ा हुआ, ये H है। अब ये H हटेगा, ये भी प्लस और ये भी प्लस, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स नहीं हटता और इलेक्ट्रॉन्स नहीं आके जुड़ता है। इलेक्ट्रॉन्स नहीं का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रोफाइल, इंग्लिश में इलेक्ट्रोफाइल। तो बेंजीन की रिएक्शन
किससे कराते हैं? अब मेथिल कार्ब केटाइन, जो भी आप लोगे, एथिल लोगे तो एथिल कार्ब केटाइन बनेगा, मेथिल लोगे तो मेथिल, जो भी आप लोगे वो कार्ब केटाइन बनेगा। अब ये कार्ब केटाइन रिएक्शन ये है, लेकिन ये इस तरह से पहले ये आपस में रिएक्शन करते हैं और ये प्रोडक्ट बनता है। फर्स्ट स्टेप ये होती है। फिर मेथिल कार्ब केटाइन किससे करेगा? बेंजीन पर अटैक करेगा। और ये देखिए ये बॉन्ड, ये बॉन्ड है, ये कहाँ चला जाएगा? बाहर चला जाएगा। ये क्योंकि इसको जुड़ना है तो ये क्या होगा? ये बॉन्ड कहाँ चला जाएगा? बाहर चला जाएगा। यानी ये H और ये बॉन्ड बाहर चला गया और इस पर क्या जुड़ गया? CH3। इसकी तो बॉन्डिंग पूरी हो गई, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया? प्लस आ गया। समझ में आया? ये देखिए, ये जैसे ही इलेक्ट्रॉन स्नेही यानी मेथिल कार्ब धनायन बेंजीन रिंग पर अटैक करता है, ये बॉन्ड यहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है और यहाँ पे क्या आ जाता है? ये प्लस यहाँ और ये मेथिल। ये देखिए फिर इसमें अनुनाद होता है, ये वाला बॉन्ड यहाँ जाता है और ये मेथिल, ये देखिए ये बॉन्ड यहाँ जाएगा और ये प्लस यहाँ आएगा, यानी अनुनाद होगा। और अनुनाद जितनी भी संरचनाएं होती हैं उनको हम डबल तीर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखिए रेजोनेंस, इंग्लिश में अनुनाद मतलब रेजोनेंस। प्लस ये वाला बॉन्ड यहाँ चला गया तो इस बॉन्ड में तो कोई चेंज हुआ ही नहीं, ये बॉन्ड यहीं का ही, और ये बॉन्ड कहाँ चला गया? यहाँ। और ये वाला स्ट्रक्चर ऐसा का ऐसा ही रहेगा। अब ये वाला बॉन्ड यहाँ और ये प्लस यहाँ, यानी क्या बन जाएगा? ये देखिए ये प्लस यहाँ और ये अनुनादी संरचना है। अब इसका मतलब पूरी ही रिंग में थोड़ा थोड़ा क्या है? सब जगह प्लस है। तो कुल स्ट्रक्चर क्या हो गया? ये देखिए, यानी कि ये आधा क्या होगा? पूरे बेंजीन रिंग पे आधा क्या है? प्लस है। और ये क्या जुड़ा हुआ? H। और फिर ये H और ये प्लस, H प्रोटॉन यानी H प्लस के रूप में निकलता है और ये बॉन्ड वापस यहाँ आ जाता है। यानी ये यहाँ से और देखिए आप, ये H निकलेगा तो ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा और ये प्लस यहाँ चला जाएगा, यानी क्या बन गया आपके? मेथिल बेंजीन या टोलुइन। जो बॉन्डिंग होगी वो चेंज हो जाएगी, पहले यूँ थी अब यूँ हो गई। ये देखिए ये बॉन्ड यहाँ और ये प्लस यहाँ, और क्या बन गया? H प्लस। प्रोटॉन का क्या हो जाएगा? निकलना हो जाएगा रिमूवल ऑफ प्रोटॉन्स। प्रोटॉन निकलेगा और अनुनाद के कारण क्या बन जाएगा? मेथिल बेंजीन। तो रिएक्शन थी ये मेथिल क्लोराइड की रिएक्शन हमने किससे कराई? बेंजीन से एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में टोलुइन फॉर्म होता है या मेथिल बेंजीन फॉर्म होता है। यह मैकेनिज्म में फर्स्ट पद में या फर्स्ट स्टेप में एल्यूमिनियम क्लोराइड एल्किल हैलाइड से रिएक्शन करता है। कार्ब केटाइन R प्लस, जो R लोगे मेथिल एथिल प्रोपिल बनेगा। और ये कार्ब केटायन किससे रिएक्शन करता है? बेंजीन पर अटैक करता है और बेंजीन को क्या बना देता है? प्लस बना देता है, जिसको हम एरोनियम, जिस कार्बन पर प्लस आता है तो एरोमेटिक रिंग पर अगर कार्बन पर प्लस आता है तो उसको हम एरोनियम आयन बोलते हैं। जो भी एरोनियम आयन, मेथिल एरोनियम, एथिल एरोनियम, तो ये मेथिल एरोनियम आयन फॉर्म होता है। फिर अनुनाद के कारण बॉन्ड ट्रांसफ़र होते हैं और अनुनाद यानी रेजोनेंस के कारण क्या होता है? स्टेबिलिटी आती है और फिर H रिमूवल होता है और R यानी मेथिल ग्रुप का क्या होता है? अटैचमेंट होता है। अब ये H प्लस और वहाँ पे AlCl4 बचा हुआ है। लास्ट स्टेप ये देखिए, और क्या फॉर्म हो जाता है? HCl, और जो हमने कैटेलिस्ट लिया वो हमको एज इट इज़ वापस मिल जाता है। H प्लस और AlCl4 माइनस रिएक्शन करेंगे तो HCl और AlCl3 हमको क्या हो जाएगा? फॉर्म हो जाएगा। इस प्रकार ये
फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है और उसकी मैकेनिज्म है, जिससे हम किसी भी एरोमेटिक रिंग पर क्या कर सकते हैं, एल्किल ग्रुप को जोड़ सकते हैं, एरोमेटिक रिंग का एल्किलेशन कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों। गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट क्लास में अपने ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के बारे में पढ़ा था और लास्ट वैल्यू अपन ने निकाली थी cos 30 की। अब उससे आगे की वैल्यूज़ अपन कैसे निकालेंगे वो देखेंगे। अब दो वैल्यू मैं निकाल के बता दूंगा, इसके बाद की जो वैल्यूज़ है वो आपको फाइंड आउट करनी है घर पे, क्योंकि प्रैक्टिस जब तक आप नहीं करोगे तब तक आपको नहीं आएगा। क्योंकि मेरे सिखाने से क्या होगा, एक बार आप देख लोगे आपको समझ में आ जाएगा, पर नेक्स्ट टाइम जब आपको वो वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी तो उसमें आपको दिक्कत हो जाएगी। यानी प्रैक्टिस आपको करनी है घर पे। तो जैसे cos 30 की वैल्यू मैंने निकाल दी, मैं tan 30 की वैल्यू लास्ट निकाल रहा हूँ। इसके बाद कोसेक, सेक्स और कोट, उनकी तीनों की 30 की वैल्यू आपको निकालनी है। इसके बाद मैं 60 की वैल्यू बताऊंगा और 45 और 90 की, सबकी दो तीन वैल्यू बता दूंगा। इसके बाद की जो वैल्यूज है वो आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो लास्ट अपने कोस की वैल्यू निकाली थी और cos 30 डिग्री इज इक्वल टू अपने आया था √3/2। कितना आया था, √3/2। अब अपन को निकालनी है tan 30 की वैल्यू। तो इसको ध्यान रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। हाँ, पाकिस्तान भूखा प्यासा भी कर सकते हो। 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, और tan 30 कितना होता है, P/B। लास्ट क्लास में डायग्राम बनाया था अपन ने, इक्विलेटरल ट्राइंगल, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ये पूरा डिस्टेंस कितना है, x, हाफ डिस्टेंस कितना हो गया, x/2, ये भी कितना हो गया, x/2, ये x हो गया, और ये भी कितना हो गया, x, और ये हाइट है। और ये हाइट हमने फाइंड आउट की थी, और ये हाइट कितनी आई थी, तो ये हाइट आई थी √3/2x। √3/2x ये हाइट हमने फाइंड की थी पाइथागोरस की हेल्प से। हाँ, ये 30 डिग्री और ये 60 डिग्री निकालना अपन को tan 30 का। तो tan 30 की वैल्यू कितनी है, P/B, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 30 के सामने वाली साइड कौन सी होगी, परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर कितना दे रखा है, x/2, यानी x/2। और बेस की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो बेस की वैल्यू दे रखी है आपको √3/2x। ठीक है, जैसे इसको आप फाइंड आउट करोगे आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, इसमें tan 30 की वैल्यू मिल जाएगी। ऐसे ऐसे आप सब में, जैसे कि tan के बाद आ जाएगा कोट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका उल्टा हो जाएगा। तो कोट की वैल्यू हो जाएगी B/P। इसके बाद सेक की वैल्यू आ जाएगी, सेक 30 की वैल्यू, सेक 30 की वैल्यू, और सेक 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो सेक क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, तो H/B हो जाएगा। और कोसेक थीटा, और कोसेक कितना हो जाएगा, H/P। सब में आपको सारी वैल्यूज यहाँ पर फाइंड आउट करके मैंने बता दी है। इसकी वैल्यू भी निकाल दी अपन ने, कितनी है, तो √3/2x ये वाली वैल्यू है। बाकी सबकी वैल्यू यहाँ पर गिवन है और वो वैल्यू आपको पुट करके निकालनी है। तो जैसे साइन, कोस और tan की वैल्यू मैंने आपको ये इसको भी सोल्व करके निकाल लेना है। ठीक है, सारी वैल्यूज मैंने आपको बता दी है, बाकी आपको इसको आगे सोल्व करना है। ठीक है, अब निकालना है 60 की वैल्यू। तो 60 की वैल्यू भी इसी डायग्राम से निकल जाएगी। अब यहाँ पर परपेंडिकुलर वगैरह सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। जैसे कि अब थीटा कौन सा हो गया, 60 ये वाला हो गया, तो इसके जस्ट सामने वाली जो साइड होगी वो कौन सी होगी, परपेंडिकुलर। यानी जो ये हाइट दे रखी है वो क्या हो जाएगा, अब परपेंडिकुलर। पहले परपेंडिकुलर कौन सा था, ये वाला परपेंडिकुलर था, अब परपेंडिकुलर कौन सा हो गया, ये H वाला परपेंडिकुलर होगा। तो अब इसी को परपेंडिकुलर, इसको बेस और इसको हाइपोटेनियस मान के आपको 60 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो जैसे साइन की निकालोगे आप, तो साइन कितना हो जाएगा, साइन 60, और साइन 60 कितना होता है, परपेंडिकुलर ओपन हाइपोटेनियस। cos 60, तो cos 60 कितना होता है, तो बेस ओपन हाइपोटेनियस। ठीक है, tan 60 और tan 60 कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सबकी वैल्यूज पुट कर दो यहाँ पर, तो इसकी कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर कितना है, √3/2x, और h की वैल्यू कितनी है, h की वैल्यू कितनी है, x है, तो x कैंसिल हो गया, कितना हो गया, √3/2। ठीक है, वैसे जैसे इसकी वैल्यू पुट कर दो, B/H, B कितना दे रखा है यहाँ पर, बेस कितना है, तो x/2
x/2 और h कितना दे रखा है, x दे रखा है, तो कितनी हो जाएगी 2 होगी। ठीक है, तो इस टाइप से आपको इसकी सारी वैल्यूज निकालनी है। हाइपोटेनियस x तो x बराबर ही है और x/2 बेस x/2 बराबर है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको सारी वैल्यूज निकालनी है। 10 की वैल्यू भी निकालनी है। ऐसे ही 10 की वैल्यू 10 परपेंडिकुलर कितना, परपेंडिकुलर आपको ये वाला दे रखा है 60 के सामने वाला परपेंडिकुलर की वैल्यू कौन सी, √3/2x पुट करोगे। ठीक है, जैसे ये पुट करोगे और b में क्या पुट करोगे, x/2 पुट करोगे और उसकी वैल्यूज कौन सी आ जाएगी, 10 की वैल्यू आ जाएगी। इस टाइप से आप क्या निकालोगे, 10 की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। ठीक है, तो 10, 60 और 30, ठीक है, 30 और 60 की जो वैल्यूज है वो आप इस इक्विलेटरल ट्राइंगल से फाइंड आउट करोगे। नेक्स्ट अपन निकालते हैं 45 डिग्री। नेक्स्ट 45 डिग्री के लिए आप क्या करो, एक स्क्वायर ले लो। ये स्क्वायर ले लिया। अब स्क्वायर में क्या होता है, सारे अंदर जो एंगल होते हैं वो कितने होते हैं, 90 डिग्री होते हैं और सारी साइड कितनी होती है, बराबर होती है। यानी इसको अगर x मान लिया तो ये भी x हो गया, ये भी x हो गया और ये भी कितना हो गया, x हो गया। तो यहाँ से अपन को निकालनी है 45 डिग्री की वैल्यू। कौन सी निकालनी है, 45 डिग्री की वैल्यू, कि साइन 45 कितना होता है, कोस 45 कितना होता है। अब यहाँ पर एक डायगोनल अपन ने जैसे ड्रॉ कर दिया, ये डायगोनल अपन ने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब ये बन गया, ये पूरा एंगल कितना है, 90 डिग्री का एंगल था। तो जैसे डायगोनल ड्रॉ कर दिया, ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, यानी ये एंगल कितना बन गया, 45 डिग्री। ये कितना हो गया, 90 डिग्री और ये भी कितना होगा, 45 डिग्री। ठीक है, तो अब साइन की निकालनी है। तो ये वाला एंगल अपने लिया 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब परपेंडिकुलर कौन सा है, ये वाला। ठीक है, और हाइपोटेनियस कौन सा है, तो हाइपोटेनियस ये वाला है। और ये हाइपोटेनियस अपन को फाइंड आउट करना है। किससे फाइंड आउट करेंगे, तो अपन पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस थ्योरम से इसको फाइंड आउट करेंगे और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो इसकी वैल्यू अपन निकाल लेते हैं। तो क्या होता है, पाइथागोरस h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो h की वैल्यू अपन को हाइपोटेनियस की वैल्यू फाइंड करनी है। तो h स्क्वायर एज इट इज रहेगा, p स्क्वायर कितना है, तो यहाँ पर दे रखा है x स्क्वायर। ठीक है, और b स्क्वायर कितना है, तो b भी कितना दे रखा है, x दे रखा है, यानी कितना हो गया, x स्क्वायर हो गया। तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना हो गया, 2x स्क्वायर, कितना हो गया, 2x स्क्वायर। तो h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, h इज इक्वल टू आ जाएगा √2x। कितना आ जाएगा, √2x। तो h की वैल्यू यहाँ से हमने फाइंड आउट कर ली और कितनी आ गई, √2x। कितना आ गया, √2x। अब यहीं पर सारी वैल्यूज पुट करेंगे। अब परपेंडिकुलर कितना आ गया, तो परपेंडिकुलर कितना है, x, और हाइपोटेनियस कितना है, तो ये हाइपोटेनियस आ गया √2x। तो x से x कट गया, तो साइन 45 की वैल्यू कितनी होगी, 1/2। साइन 45 की वैल्यू कितनी होगी, 1/2। वैसे क्या करेंगे अपन, कोस की निकालेंगे और कोस की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, तो कोस 45 डिग्री इज इक्वल टू, कोस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b/h। ठीक है, और b कितना है यहाँ पर, x, और हाइपोटेनियस कितना है यहाँ पर, तो हाइपोटेनियस यहाँ पर b/h है और x कितना, 8 कितना हो गया, √2x। ठीक है, तो इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 1/2। और अपन जानते हैं कि को 45 डिग्री ऐसा एंगल है जहाँ पर कोस और साइन की वैल्यू कैसी होगी, सेम होगी। यानी ये भी कितना हो गया, 1/2 और ये भी कितना हो गया, 1/2। सेम एज इट इज 10 की निकालेंगे, tan 45 डिग्री, और tan 45 कितना हो जाएगा, तो p/b। tan 45 कितना हो जाएगा, p/b। और p की वैल्यू कितनी है, तो p की वैल्यू कितनी है, x। ठीक है, और b की भी वैल्यू कितनी है, x। तो x/x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। यानी tan की वैल्यू कितनी होगी, 1। तो अब sin 45, cos 45 और tan 45 की वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर ली। इसके बाद जो बचे हैं, जैसे sec 45 है, cosec 45, ठीक है, और ये cot बच गया, cot 45।
ठीक है। इन तीनों की वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी है घर पे, ठीक है, क्योंकि सारी वैल्यूज मैं फाइंड आउट करूंगा, यहाँ इतना समय नहीं है। तो कोट 45, सेक 45 और कोसेक 45 की वैल्यू इसी तरीके से आपको फाइंड आउट करनी है। सिर्फ आपको इनके रेशियोज पता होने चाहिए। रेशियोज आपको पता है कि जैसे कोट निकालेंगे तो कोट का क्या हो जाएगा, ये 10 का उल्टा रेसिप्रोकल यानी बी ओपन पी हो जाएगा। सेक का निकालेंगे तो एच ओपन पी हो जाएगा और कोसेक का निकालेंगे तो एच ओपन पी हो जाएगा, ठीक है। और वैल्यू सारी मैंने फाइंड आउट कर ली है। इस डायगोनल की जो वैल्यू थी, लेंथ थी, वो भी मैंने फाइंड आउट कर दी, कितनी आ गई √2x। और इसी के हिसाब से सारी वैल्यूज आपको रख के ये आपको कोट की वैल्यू, कोट, सेक और कोसेक 45 डिग्री की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब रही 90 की, तो 90 के लिए वही डायग्राम अपन को वापस बनाना पड़ेगा जो स्टार्टिंग में अपन ने बनाया था, सर्कल वाला, ठीक है। तो जैसे अपन ने सर्कल वाला डायग्राम बनाया था, ये वाला ये R, जब वो व्यक्ति यहां पर चला था तब उसका डिस्टेंस कितना था, R, ठीक है। जब वो यहां से चल के, जब अगर अपन बात करते हैं sin 90 की, तो sin 90 यानी ये जो थीटा की वैल्यू है वो वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 90। और जैसे थीटा की वैल्यू 90 होगी, अब अपन जानते हैं ये क्या थी, इसकी हाइट, यानी ये क्या था, परपेंडिकुलर h। और अपन देख रहे थे जैसे sin 0 में जैसे एंगल धीरे धीरे कम हो रहा था, वैसे वैसे हाइट कितनी हो रही थी, डिक्रीज। और लास्ट टाइम पर जब एंगल कितना हो गया, 0, तब ये परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हो गई थी, 0 हो गई थी। वैसे ही वैसे अपन को 90 पर जाना है, क्योंकि एंगल कितना गिवन है, 90 गिवन है। तो इस थीटा की वैल्यू को कितना करना है, 90। और जब ये थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी, तब क्या होगा कि जब ये थीटा की वैल्यू कुछ बढ़ाई अपन ने, थोड़ी सी थीटा की वैल्यू अपन ने बढ़ा दी, ये थीटा की वैल्यू को थोड़ा सा मैंने बढ़ा दिया। जैसे थोड़ा सा मैंने बढ़ा दिया, परपेंडिकुलर की जो लेंथ है वो बढ़ गई, और परपेंडिकुलर कितना बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया, ठीक है। पर यहां पर एक चीज और ऑब्जर्व करनी है कि जैसे परपेंडिकुलर बढ़ा, बेस क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। फिर जैसे और आगे बढ़ाया, ये थीटा की वैल्यू इतनी बढ़ाई मैंने, परपेंडिकुलर और बढ़ गया, और जैसे परपेंडिकुलर की लेंथ बढ़ गई, बेस क्या हो गया, छोटा हो गया। जब एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, जब एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, तब ये जो बेस है वो कितना हो जाएगा, 0। बेस कितना हो जाएगा, 0। और परपेंडिकुलर ये जो हाइपोटेनियस था, ये जो हाइपोटेनियस था, वो हाइपोटेनियस धीरे धीरे इधर शिफ्ट हो रहा है, हाइपोटेनियस धीरे धीरे इधर शिफ्ट हो रहा है, परपेंडिकुलर भी धीरे धीरे इधर शिफ्ट हो रहा है, यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। और बेस की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, ठीक है। तो यहां पर सारी वैल्यूज पुट कर दो कि जैसे अपन को पता चल गया बेस इज इक्वल टू कितना है, 0, और परपेंडिकुलर इज इक्वल टू कितना है, ये कितना है, सर्कल है, तो ये क्या होगी, रेडियस, तो ये कितना है, R, यानी P की वैल्यू कितनी है, R, और हाइपोटेनियस की वैल्यू भी कितनी है, R। दोनों की वैल्यू यहां पर R आ गई, और बेस की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। अपन सारे रेशियोज में वैल्यू पुट करो, sin 90 की वैल्यू, तो sin 90 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, और परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना है, R, और हाइपोटेनियस कितना है, R ओपन R कितना हो गया, 1। इसलिए sin 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। और अपन स्टार्टिंग में देखा था कि sin 90 की वैल्यू 1 है, तो cos 90 की वैल्यू कितनी है, 0। तो उसी को भी अपन प्रूव कर लेते हैं कि cos 90 की वैल्यू कितनी होगी, तो cos 90 कितना होता है, बेस ओपन हाइपोटेनियस, तो अपन ने पुट कर दिया बेस ओपन हाइपोटेनियस। बेस की वैल्यू कितनी गिवन है, 0, तो ये अपन ने 0 पुट कर दिया। हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है, R, तो कितना आ गया, 0। तो जहां sin 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। ये स्टार्टिंग में अपन ने बात की थी, और ये अपन ने प्रूव कर लिया कि sin 90 की वैल्यू 1 होती है, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। अब आगे tan का निकालना चाहो तो निकाल लो। tan का कितना हो जाएगा, P ओपन B, P की वैल्यू कितनी दे रखी है, R दे रखी है, और B की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0, ठीक है। अब वापस वहीं पर आ गया कि जैसे tan की वैल्यू आप निकालते हो, tan 90, और tan 90 की वैल्यू कितनी होगी, P की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ पर R दे रखी है, और B की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0। अगर 0 से डिवीजन अलाउ करोगे तो मैथमेटिक के जितने भी कंसेप्ट है वो सारे कंसेप्ट बिगड़ जाएंगे। तो 0 से डिविजिबल अलाउ नहीं करना है। अगर आप 0 से अलाउ करते हो तो यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन, इन्फिनिट लिखेंगे, ठीक है। और इन्फिनिट पर 0 से डिविजिबल अलाउ नहीं करना है, और यहाँ पर लिखना है नॉट डिफाइन। क्या लिखना है, नॉट डिफाइन। तो क्योंकि इसका एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा, वो देखो कि 10 को मैंने 5 से डिवाइड किया, 10 को मैंने किससे डिवाइड किया, 5 से डिवाइड किया, आंसर कितना आ जाएगा, तो 10 को 5 से डिवाइड करेंगे, आंसर कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। 10 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो आंसर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है।
ठीक है। 10 को अगर मैं 1 से डिवाइड करूं, 10 को अगर मैं 1 से डिवाइड करूं तो आंसर कितना आएगा 10। यानी एक चीज यहां पर ऑब्जर्व करो कि जो भी डिवीजन में जो छोटी जैसे जैसे संख्या छोटी होगी आंसर उतना बड़ा आएगा, आंसर उतना बड़ा आएगा। जैसे मैंने यहाँ पर 10 को 1/2 से डिवाइड कर दिया और 1/2 से डिवाइड करूंगा तो आंसर कितना आ गया 20। तो अपन इन्फिनिट इसलिए लिखते हैं क्योंकि जैसे ही इन्फिनिट से डिवाइड करेंगे जो आंसर आएगा वो इन्फिनिट में आएगा। इसीलिए अपन क्या करते हैं यहाँ पर इन्फिनिट, कि अगर मैं यहाँ से 0 से डिविजिबल एक्सेप्ट करता हूँ तो 10/0 क्या लिखूंगा मैं इन्फिनिट लिखूंगा। तो मैथमेटिक्स के कंसेप्ट के हिसाब से तो 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 मल्टीप्लाई इन्फिनिट, 0 मल्टीप्लाई इन्फिनिट, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो इन्फिनिट 0 से जब भी आप डिविजिबल एक्सेप्ट करोगे या अलाउ करोगे आंसर क्या आएगा नॉट डिफाइंड, क्योंकि उसका कोई आंसर ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी नॉट डिफाइंड, यहाँ पर 1 आ गई, यहाँ पर 0 आ गई। ठीक है, तो अपन ने साइन 0, 30, 45, इसके बाद 60 और 90 सबकी वैल्यूज अपन ने निकाल दी जो कि अपने फिजिक्स में यूज होगा। तो आप ऑन दी स्पॉट कौन सी भी वैल्यू 2 मिनट में 1 मिनट में आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो आपको रटने की जरूरत नहीं है, बस ये थोड़े से 3 कॉन्सेप्ट है, 3 डायग्राम थे, उन 3 डायग्राम को याद रखना है। वापिस रिवाइज कर लेता हूँ। फर्स्ट डायग्राम ये वाला जिससे आपको 2 वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हो। एक तो 0 की वैल्यू आप निकाल सकते हो और दूसरी वैल्यूज आप इसमें निकाल सकते हो 90 की। जो इक्विलेटरल ट्रायंगल वाला जो कॉन्सेप्ट था उसमें आप 2 एंगल की वैल्यू निकाल सकते हो, तो 30 की निकाल सकते हो और एक 60 की निकाल सकते हो। और एक तीसरा डायग्राम था जो कि स्क्वायर था। ठीक है, उसके बीच में आपने डायगोनल ड्रॉ कर दिया, ये एंगल हो गया 45 डिग्री, ये 90 डिग्री हो गया, ये भी 45 डिग्री हो गया। स्क्वायर है, साइड कैसी होती है सेम x और इससे अपन ने क्या निकाला था 45 डिग्री की वैल्यू निकालती। तो चारों वैल्यू इसी टाइप से अपन ने निकाली। अब एक छोटी सी प्रॉब्लम होती है स्क्वायर रूट में, कि अगर कोई भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट दे रखा है तो उसका स्क्वायर रूट आप कैसे फाइंड आउट करोगे। एक छोटा सा फॉर्मूला, उस फॉर्मूले को याद रखना है। ठीक है, कि जैसे 9 का स्क्वायर रूट तो अपन को जानते हैं कितना होता है 3 होता है। ठीक है, तो अपन निकाल लेते हैं। ठीक है, अगर 16 का दे दिया तो 16 का भी अपन निकाल लेंगे। ठीक है, अगर अपन को 8 का दे दिया तो 8 का भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो समस्या कहां पर आती है, तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालने में समस्या आती है। जैसे कि मैंने दे दिया आपको √10, सोल्व करो, कैसे करोगे। ठीक है, तो √10 को सोल्व करने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, √x + - y इज इक्वल टू √x + -y/2√x। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है और इस फॉर्मूले के हिसाब से आपको क्या करना है कि जो भी नंबर गिवन है, जो भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर आपको गिवन है जिसका स्क्वायर रूट निकालना है, उसको x और y दो में तोड़ना है। किसमें तोड़ना है, 10 को तोड़ना है, x और y में तोड़ना है। और x हमेशा क्या होगा परफेक्ट स्क्वायर होगा और y कैसा होगा नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो अब 10 के पास में, बिल्कुल पास में नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर कौन है, प्लस में जाओ या माइनस में जाओ, तो 9 है। ठीक है, तो क्या 10 को अपन लिख सकते हैं 9 + 1, 9 + 1। अब यहाँ पर प्लस माइनस दोनों थे तो यहाँ पर क्या 10 कब आएगा, जब प्लस करेंगे तो क्या आएगा 10 आएगा। इसलिए यहाँ पर अपन ने क्या यूज किया, प्लस यूज किया। तो ये वैल्यू किसकी आ गई, x की आ गई और ये वैल्यू किसकी आ गई, y की। दोनों वैल्यूज को यहाँ पर पुट करेंगे तो कितना आ गया 9 प्लस, अब यहाँ पर भी प्लस माइनस है पर यहाँ पर यूज कौन सा करेंगे, जो साइन यहाँ पर होगा, तो प्लस। y की वैल्यू कितनी दे रखी है 1 और 2 का 2 एज इट इज रहेगा और x की जगह कितना पुट कर लेंगे 9 पुट कर लिया। ठीक है, तो ये कितना हो गया 3 हो गया प्लस 1 और ये कितना होगा 2 और ये कितना होगा 3 यानी 6। ठीक है, कितना हो जाएगा 18 और 1 19 और 19/6 और ये इसको कर लेंगे कितना आ जाएगा 3.16, कितना आ जाएगा 3.16। ठीक है, तो ये इसका स्क्वायर रूट आ गया। नॉन परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट कैसे निकालना है, ठीक है, तो इस फॉर्मूले को आपको ध्यान में रखना है और इसी फॉर्मूले के हिसाब से क्या होगा आप नॉन परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू, नेक्स्ट आगे क्लास में। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अपना लेसन नंबर जो चल रहा था 22 ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, इसके अंतर्गत अपन क्या पढ़ रहे थे, पाचन की क्रियाविधि पढ़ रहे थे और लगभग आमाशय तक अपन पहुंच गए थे। और आमाशय के बारे में बात कर रहे थे अपन
आमाशय के अंदर भी जठर ग्रंथियों के ना, अपना जो टॉपिक था वो आमाशय के अंदर जठर ग्रंथियों तक पहुंच गया था और अपन ने अलग अलग इसको भागों में बांट दिया था, फंडस, कार्डियक, है ना, और ये बताई थी अवरोधनी, कार्डियक अवरोधनी, ये जठर अवरोधनी है ना, ये काय वाला पार्ट, और ये वाला भाग कौन सा था लास्ट वाला, पाइलोरिक। तो लगभग अपना आमाशय हो गया था और आमाशय के अंदर जठर ग्रंथियों की बात कर रहे थे। और जठर ग्रंथियों के अंदर अपन ने क्या बात करी थी कि ये जठर ग्रंथियाँ जो होती हैं वो कई प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। लास्ट वाला थोड़ा प्रीवियस मैं आपको याद दिला दूं कि जठर ग्रंथियों के अंदर अपन ने स्टार्ट किया था और क्या बताया था कि जठर ग्रंथियाँ जो होती है वो कई सारी कोशिकाओं से मिलकर बनती होती है और ये जठरी रस का स्त्राव करती है। बताया था मैंने आपको, ये क्या करती है, जठरी रस का स्त्राव करती है। और उस जठरी ग्रंथियों के अंदर जो कोशिकाएं पड़ी थी अपन ने, और उस कोशिकाओं के अंतर्गत अपन ने क्या पढ़ा था, दो कोशिकाएं पढ़ ली थी। एक तो गॉबलेट सेल, गॉबलेट कोशिका, या श्लेष्मा कोशिका, है ना, कौन सा पढ़ लिया था, गॉबलेट कोशिका या श्लेष्मा कोशिका, इसके बारे में अपन ने पढ़ लिया था। और क्या कहा था कि श्लेष्मा का स्त्रवण करती है और म्यूकस का स्त्रवण करती है, जो क्या करता है, हमारे आमाशय के आंतरिक भाग को प्रोटेक्ट करता है। किससे, जो हमारे एसिडिक मीडियम होता है, HCl का जो सिक्रेशन होता है उससे इस आमाशय को बचाए रखता है, वो म्यूकस की लेयर है ना। तो इस बारे में गॉबलेट के अंदर अपन ने पढ़ा था। फिर दूसरी कोशिका कौन सी पढ़ी थी अपन ने, ऑक्जेंटिक कोशिका, ऑक्जेंटिक सेल या ऑक्जेंटिक कोशिका के बारे में पढ़ा था। और इसके भी अपन ने क्या लिखे थे, दो नाम लिखे थे, एक तो ऑक्जेंटिक लिखा था और एक पेराइटल कोशिका लिखा था ना। तो पेराइटल कोशिका या ऑक्जेंटिक कोशिका एक ही बात थी। इसके अंदर भी दो अपन ने पार्ट पढ़े थे, एक दो प्रकार बांटे थे, एक तो HCl वाला और एक कैसल आंतरिक कारक वाला। और कैसे आंतरिक कारक वाला में क्या बताया था मैं कि ये विटामिन B12 का अवशोषण करती है। और विटामिन B12 का नाम भी बताया था मैंने आपको, साइनोकोबाल एमीन, इस तरह से बात करी थी। फिर HCl के भी आपको फंक्शन बताए थे, HCl के भी रोल बताया था कि HCl क्या करता है, एक तो एसिडिक मीडियम तैयार करता है जिससे कि अंदर जीवाणु जो जाते हैं वो मर जाते हैं, है ना। दूसरे क्या करता है, एंजाइम को सक्रिय करने में हेल्प करता है। फिर क्या बताया था, भोजन को अम्लीय माध्यम देने में सहायता करता है। ये HCl के कार्य अपन ने वहाँ से पढ़ लिए थे। आज बात करते हैं अपन थर्ड कोशिका, फोर्थ कोशिका, फिफ्थ और सिक्स के बारे में। टोटल 6 कोशिका पढ़नी है, उनके बारे में अपन बात करेंगे। तो छठी कोशिका मैं आपको बता दूँ, तीसरी कोशिका मैं आपको बता दूँ, है ना। और उससे मैंने एक छोटा सा डायग्राम बना के बताया था आपको, ऐसा याद होता इस तरह से ना। यहाँ पे बताया था आपको, ये गॉबलेट सेल है ना, इस तरह से बताई थी मैंने, है ना। और यूँ बताया था, एक आंतरिक बताया था, ये आपके गॉबलेट वाली हो गई, ये पेराइटल या कौन सी हो गई, ऑक्जेंटिक। तीसरी बात कर रहे हैं अपन मुख्य कोशिका या जाइमोजन कोशिका। किसकी, मुख्य कोशिका, मुख्य कोशिका या जाइमोजन। मुख्य कोशिका या जाइमोजन कोशिका ये कहाँ थी, ये वाली, मुख्य या जाइमोजन। और ये क्या थी, पेराइटल या ऑक्जेंटिक। ठीक है, अब ये मुख्य कोशिका या जाइमोजन कोशिका क्या होती है, इसके बारे में पढ़ते हैं अपन। इनको पेप्टिक कोशिका भी बोलते हैं। एक नाम और बता दो आपको, क्या बोलते हैं, पेप्टिक कोशिका। अब ये 3 नाम वाली कोशिका होगी, देखो, मुख्य कोशिका भी कहते हैं, जाइमोजन भी कहते हैं और पेप्टिक कोशिका भी कहते हैं। अपन ये पढ़ रहे हैं, किस चीज़ को पढ़ रहे हैं, आमाशय के आंतरिक चीज़ को पढ़ रहे हैं ना, आमाशय के अंदर का पार्ट पढ़ रहे हैं, स्टमक के अंदर का पार्ट पढ़ रहे हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, ये 3 एंजाइम को स्रावण करती है, 3 एंजाइम का स्त्रवण। कितने, 3 एंजाइम का स्त्रवण। इट सीक्रेट 3 एंजाइम विच नेम इज फॉलोइंग, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। फर्स्ट क्या है, पेप्सिनोजन। क्या करती है, 3 एंजाइम का सिक्रेशन करती है, पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन और आंतरिक जठरीय लाइपेज।
किसका? आंतरिक जठरीय लाइपेज। क्या हो गया? एक तो पेप्सिनोजन हो गया, एक प्रोरेनिन हो गया, और एक हो गया आंतरिक जठरीय लाइपेज। अब क्या हो रहा है देखो, ये दो जो एंजाइम हैं ये प्रोटीन पाचन में हेल्प करते हैं, प्रोटीन के पाचन में सहायक। कौन? पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन। ये दो एंजाइम ऐसे हैं जो आपके प्रोटीन को पचाने में हेल्प कर रहे हैं, और जो आपका आंतरिक जठरीय लाइपेज है ये क्या करता है? वसा को पचाने में सहायक है, वसा को पचाने में सहायक है ना। तो क्या हो गया? तीसरी कोशिका कौन सी होगी आपके? मुख्य कोशिका या जाइमोजन या पेप्टिक कोशिका। इनके कार्य क्या हो गए कि ये तीन एंजाइम का स्त्रवण करती है, और वो तीन एंजाइम कौन से हैं? ये तीन एंजाइम आपके कौन से हो गए? पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन और आंतरिक जठरीय लाइपेज। पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन जो है वो प्रोटीन के पाचन में सहायक है, और आंतरिक जठरीय लाइपेज जो है वो आपको वसा को पचाने में सहायक होता है। तो ये आपकी तीसरी कोशिका होगी। अब बात करेंगे अपन चौथी कोशिका की, कि चौथी कोशिका कौन सी है आपकी? तो चौथी कोशिका होती है अर्जेंटाफिन कोशिका। कौन सी? अर्जेंटाफिन कोशिका। साथ साथ में उतारते रहना ना, फिर मैं उतारने के लिए वेट करूंगा आपके, तो रह जाएगा अपना मटेरियल, पूरा पढ़ नहीं पाएंगे ना पूरी तरह से। तो आपकी चौथी कोशिका कौन सी है? अर्जेंटाफिन। अर्जेंटाफिन कोशिका। और ये कहाँ पे आपको मैं बता दूं डायग्राम के अंदर, ये वाली जो सेल्स होती हैं इनको बोलते हैं अर्जिका। अपनी मुख्य कोशिका हो गई जाइमोजन या पेप्टिक कोशिका, जिसके अंतर्गत अपन ने तीन हार्मोन देख लिए, तीन एंजाइम देख लिए, पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन और लाइपेज, है ना, आंतरिक जठरीय लाइपेज जो वसा को पाचन में सहायक था, और दो प्रोटीन के पचन में सहायक थे। चौथी कोशिका थी अपने अर्जेंटाफिन कोशिका, जिसके द्वारा क्या स्त्रावित होता है? सीरोटोनिन नामक एंजाइम का स्त्रवण होता है। अब ये सीरोटोनिन क्या करता है कि आंतरिक जठरीय जो भित्तियाँ होती है, चिकनी पेशियाँ जो होती है ना, ये क्या करता है? जो अपने स्टोमक की या आंतरिक सतह की चिकनी पेशियाँ जो होती हैं, उन चिकनी पेशियों को क्या करता है? चिकनी पेशियों को संकुचित करता है। क्या करता है? संकुचित करता है, उनको स्टोर करता है, फैलाता है, वापस इकट्ठी करता है। तो संकुचित मतलब एकदम दबा देना, उसको खींच लेना। तो उनसे खींचने से क्या होगा? अपन भी देखते हैं, अगर मान लो क्लॉथ वगैरह अपन घर पे वॉश करते हैं, धोते हैं, कपड़े धोते हैं, तो उसमें क्या करते हैं कि कपड़े धोने के दौरान कि जो टॉवल वगैरह होता है उनको अपन निचोड़ते हैं। तो निचोड़ने से क्या होता है? वो सारा इकट्ठा होकर उसके अंदर से पानी निकल जाता है ना, तो उसको बोलते हैं स्त्रवण। तो संकुचित करना है ना, कंप्रेस करना, फैलाना, कंप्रेस करना, है ना। तो संकुचित कर देने से क्या होता है? वो जब चिकनी पेशियों को संकुचित करेगा तो इसमें से क्या होगा? इस सीरोटोनिन हार्मोन का जो स्त्रवण हुआ है इसको स्त्रवित कर देगा या इसको संकुचित कर देगा। तो इससे क्या हो जाएगा? इसके अंदर उपस्थित जठरीय रस, जठरीय रस का स्त्रवण होगा। किसका स्त्रवण होगा? जठरीय रस का स्त्रवण होगा। और ये जठरीय रस क्या करेगा? पाचन में सहायता करेगा। क्या करेगा? पाचन में सहायता करेगा। तो वापस देखो, अर्जेंटाफिन कोशिका कौन सी थी? मैंने आपको बताई थी अभी थोड़ी देर पहले चित्र के अंदर, है ना। कैसा चित्र था अपना? ऐसा चित्र था, ऐसा था। तो यहाँ जो थी वो कौन सी थी? अर्जेंटाफिन सेल थी ना। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी थी। और इसके द्वारा स्त्रावित एंजाइम कौन सा है? सीरोटोनिन। देखो, सीरोटोनिन कोशिका का नाम हो गया अर्जेंटाफिन, एंजाइम का नाम हो गया सीरोटोनिन। इसका कार्य क्या हो गया? चिकनी पेशियों को संकुचित करना। संकुचित क्यों करता है? ताकि जठरीय रस का स्त्रवण हो सके, और जठरीय रस का स्त्रवण होगा तो वो ऑलरेडी पाचन में सहायता करेगा। तो ये अपनी हो गई चौथी कोशिका। अब लेते हैं अपन पांचवी कोशिका। तो दो कल पड़ी थी, दो आज हो गई, दो और बाकी है, उनको भी पढ़ लेते हैं। तो पांचवी आपकी जी सेल। क्या है? जी सेल।
जी कोशिका या जी सेल, क्या लिखेंगे, जी सेल या गैस्ट्रिक कोशिका, क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक कोशिका या गैस्ट्रिक सेल। इसका कार्य क्या है कि गैस्ट्रिक सेल क्या करता है, गैस्ट्रिक हार्मोन का स्त्रवण करता है, ठीक है। अब गैस्ट्रिक हार्मोन का स्त्रवण करने से क्या होगा, ये क्या करेगा, गैस्ट्रिक हार्मोन का सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक हार्मोन। अब इसके हार्मोन से स्त्रवण से क्या होगा कि हार्मोन का जब स्त्रवण होता है तो जठरी भित्ति को क्या करेगा, उद्दीपित करेगा, उद्दीपन, किसको, जठरीय भित्ति। जठरी भित्ति मतलब क्या हो गया, भित्ति मतलब वॉल, तो जो अंदर की वॉल है उसको क्या करेगा, ये स्टिमुलेट करेगा, उद्दीपन मतलब क्या, स्टिमुलेट करना। तो स्टिमुलेट करेगा किसको, जठरी भित्ति को, कौन, गैस्ट्रिक हार्मोन। कहाँ से आएगा, गैस्ट्रिक सेल से। तो गैस्ट्रिक जो क्या करेगा, गैस्ट्रिक हार्मोन का स्त्रवण जठरी भित्ति का स्टिमुलेट करेगा, उद्दीपित करेगा, इससे क्या होगा, जठरी रस का स्त्रवण होगा, है ना, जठरीय रस का स्त्रवण। ठीक है, और जठरी रस का स्त्रवण जानते हो क्या हेल्प करता है, तो जठरी रस के स्त्रवण से क्या होगा कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम सही वर्कआउट करेगा और आपकी पाचन शक्ति सही बनी रहेगी। तो जठरी रस बहुत सारा हेल्प करते हैं अपन पाचन की सहायता में, तो जठरी रस पाचन करते हैं। तो ये अपना पांचवा सेल हो गया, पांचवी कोशिका होगी कौन सी, जी सेल या गैस्ट्रिक सेल। तो 5 हो गई, छठी लास्ट देख लेते हैं अपन, लास्ट सेल कौन सी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। लास्ट सेल आपकी स्टेम सेल, स्टेम कोशिका। छठी कोशिका आपकी होगी स्टेम सेल या स्टेम कोशिका। इसको स्टेम कोशिका ही बोलेंगे, तना कोशिका नहीं है। स्टेम अपन प्लांट में क्या देखते हैं, स्टेम मतलब तना, वो यहाँ तना नहीं है ना। ये क्या करेगी, स्टेम कोशिका कहलाएगी ना, स्टेम सेल। अब ये क्या करेगी, जितनी भी अन्य कोशिकाएं पड़ी, कौन सी, अभी तक जितनी भी अन्य कोशिकाएं पड़ी, कितनी पड़ी, 5। कौन कौन सी पड़ी थी, जितनी भी 5 अन्य कोशिकाएं पड़ी थी अपन ने, गॉबलेट है ना, जिसे श्लेष्मा कोशिका भी कहते हैं। फिर पड़ी थी अपने ऑक्सेंटिक, जिसे पेराइटल भी कहते हैं। फिर अपन ने पढ़ा था मुख्य कोशिका या जाइमोजन कोशिका। फिर अपन ने पढ़ा था अर्जेंटाफिन कोशिका। फिर अपन ने पढ़ी थी जी कोशिका, और अब आई स्टेम कोशिका। तो जितनी भी अन्य कोशिकाएं पढ़ी थी अपन ने, वो अन्य कोशिकाओं की मरम्मत का कार्य, जितनी भी अन्य कोशिका पढ़ी थी अपन ने, जितनी भी अन्य कोशिका आई थी, उन सब का क्या करता है, ये मरम्मत करने का कार्य करते हैं। कौन, ये आपकी स्टेम सेल। तो अब मैंने 6 प्रकार की मुख्यतः इसके अंदर आने वाली कोशिकाएं पढ़ ली। तो 6 ही कोशिका अपनी खत्म होगी, कौन सी, आमाशय के अंतर्गत आने वाली है ना। जो आमाशय के अंतर्गत आती हैं वो सारी 6 की 6 कोशिकाएं अपनी पूर्ण हो गई। अब आमाशय के बाद क्या स्टार्ट होता है, छोटी आंत का प्रारंभिक भाग। किसकी आंत का, छोटी आंत का प्रारंभिक भाग, जिसे अपन क्या बोलते हैं, ड्यूडेनियम, जेजुनियम, है ना। तो इसे 3 भाग थे छोटी आंत के, इलियम, जेजुनियम, ड्यूडेनम, ऐसे अलग अलग जो भाग थे। अब आमाशय अपन ने चित्र के अंदर क्या पढ़ा था, आमाशय ऐसा होता है ना, इस तरह से। तो यहाँ से अपनी छोटी आंत स्टार्ट होती है ना, फिर वो अंदर जाके घूमती है ऐसे 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 ऐसे, है ना, इस तरह से घूमती है। फिर बड़ी आंत का ऐसा कुछ पिक्चर रहता है। तो छोटी आंत क्या होती है, लेंथ में लंबी होती है, इसीलिए छोटी आंत को लंबा गिना जाता है। बड़ी आंत को बड़ी क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसकी साइज़ जो होती है ना, वो बड़ी होती है ना, लंबाई में बड़ी नहीं होती है, इसकी विड्थ ज़्यादा मोटी होती है, इसलिए इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। तो अपन आमाशय के बाद में अपना टॉपिक आएगा नया, छोटी आंत का, स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो अपनी जब भी नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर अपन क्या पढ़ेंगे, छोटी आंत के बारे में ना। तो कुछ 2 टॉपिक अपने बच गए हैं पाचन के, वो अब जब भी अपनी क्लास होती है उसके अंदर अपन देखेंगे। Good morning students.
लास्ट क्लास में हमने चैप्टर का इंट्रो कर लिया था, बेसिक जो प्रॉपर्टीज़ थी उनके बारे में पढ़ लिया था, कुछ थ्योरम्स है जिनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, बट वो जितने भी प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो हम आज करेंगे। जैसे एक नोट आपकी बुक में दे रखा है कि इफ़ A एंड B आर टू स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n, अगर A एंड B आर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर की दो मैट्रिसेस है तो उस कंडीशन में ऑफ ऑर्डर n, ऑर्डर n ऑर्डर की, तो उस कंडीशन में पहली चीज़ A इंटू एडजॉइंट है, जब भी आप मैट्रिक्स A को मल्टीप्लाई करेंगे एडजॉइंट ऑफ A से, A है एडजॉइंट निकाला, दोनों को मल्टीप्लाई किया, दैट विल ऑलवेज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A, जो भी डिटर्मिनेंट ऑफ A आया उसको मल्टीप्लाई किया अगर हमने IN से, इसके आंसर इसके इक्वल आएगा, दैट इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A इंटू A। चाहे आप A इंटू एडजॉइंट A करें, चाहे एडजॉइंट A इंटू A करें, वैसे तो मैट्रिक्स में ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि A इंटू B इज इक्वल टू B इंटू A, लेकिन यहाँ पर क्योंकि आपका A और B एक सेम ऑर्डर का ले, एडजॉइंट A जो आएगा वो भी सेम ऑर्डर का आएगा, उस वजह से A मल्टीप्लाई विद एडजॉइंट A इज इक्वल टू एडजॉइंट A इंटू A। चाहे दोनों में से कुछ भी करो, दोनों का आंसर सेम आएगा और दैट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आइडेंटिटी ऑफ ऑर्डर n। आइडेंटिटी ऑफ ऑर्डर n यानी कि मान लेते हैं ये 3 ऑर्डर की, ऑर्डर 3 की स्क्वायर मैट्रिक्स है A, तो जो हम आइडेंटिटी लेंगे उसमें भी ऑर्डर 3 का लेंगे, लाइक 1 0 0 0 0 1 एंड 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। सेकेंड जो चीज़ है वो है एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट A, एडजॉइंट A निकाला उसका भी एडजॉइंट किया, दैट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ n-2 A के इक्वल रहेगा। और जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो है एडजॉइंट ऑफ A ट्रांसपोज, दैट इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A का होल ट्रांसपोज। चाहे आप A ट्रांसपोज का एडजॉइंट निकालो या फिर एडजॉइंट A पहले निकालो और फिर उसका ट्रांसपोज करो, दोनों में ही सेम आंसर आएगा। Now the fourth property is adjoint of AB। A इंटू बी का एडजॉइंट निकालो या फिर एडजॉइंट A इंटू एडजॉइंट B करो, एक ही बात है। ओके, नाउ अब कुछ एग्जांपल्स ले रहे हैं, जैसे आपका एग्जांपल नंबर 1 है जो बुक का है, वो क्या है, इफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू A इज इक्वल टू 1 3 2 4 है, देन फाइंड, क्या फाइंड करना है आपको इसमें, फर्स्ट चीज़ एडजॉइंट ऑफ A। कोई बड़ी बात नहीं है तो हम डायरेक्टली कर लेंगे, जैसे एडजॉइंट ऑफ A जिससे डायरेक्ट ही निकाल लेते हैं हम। फर्स्टली क्या करना है, सबके कोफैक्टर्स चाहिए, 1 का कोफैक्टर 4, 3 का कोफैक्टर 2 विथ साइन चेंज, माइनस होता है क्योंकि ऑर्डर 2 के लिए क्या होते हैं साइंस, प्लस माइनस प्लस, सॉरी माइनस एंड प्लस, तो साइन भी ऐसे ही होने चाहिए, 1 का 4, 3 का 2 एंड यहाँ पे -2 हो जाएगा ये, एंड दिस इज -3 एंड दिस इज 1। क्लियर। अब इसका जो ट्रांसपोज होगा दैट इज एडजॉइंट A, दैट इज इक्वल टू, कि कोफैक्टर्स की जो मैट्रिक्स बनी उसका ट्रांसपोज ही आपका एडजॉइंट होता है, तो अब इसको ट्रांसपोज करो तो क्या आएगा, 4 -3 -2 एंड 1। क्लियर है। फर्स्ट चीज़ हमने फाइंड कर ली। सेकंड जो चीज़ बोल रहा है ये
क्या फाइंड करना है हमको? सेकंड है प्रूव करना है, प्रूव दैट क्या प्रूव करना है? a मल्टीप्लाई विथ एडजॉइंट है, दैट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ 2 का आइडेंटिटी एडजॉइंट a इंटू ए। अब यहाँ I2 क्यों यूज़ करा है? इससे पहले हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी जिसमें था a इंटू एडजॉइंट a, ये जो चीज़ थी a इंटू एडजॉइंट a दैट इज इक्वल टू एडजॉइंट a इंटू a, ये चीज़ कही थी। और डिटर्मिनेंट दैट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a मल्टीप्लाई विद आई एन, एन क्या है? इस मैट्रिक्स a का ऑर्डर है, तो उसी ऑर्डर का आइडेंटिटी हमको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑर्डर अवेलेबल है a का कितना है? ऑर्डर 2 का मैट्रिक्स है, तो ऑर्डर 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, दैट्स वाई यहाँ पर आई एन की बजाय I2 यूज़ करा है। तो अब ये चीज़ हमको प्रूफ करनी है, कोई बड़ी बात नहीं है। a मल्टीप्लाई विद एडजॉइंट है, LHS ले लिया पहले, a इंटू एडजॉइंट है। फर्स्टली a का वैल्यू पुट करो 1324, 1324 मल्टीप्लाई विद एडजॉइंट a, व्हाट इज एडजॉइंट a? 4 - 3 - 2 1, 4 - 3 - 2 1, LHS ले लिया, दैट शुड बी इक्वल टू या तो एडजॉइंट ए के इक्वल या फिर इसका आंसर ले आओ, ये आंसर इसके इक्वल आना चाहिए, ये आंसर इसके भी इक्वल आना चाहिए। नाउ सॉल्व करते हैं इसको। मैट्रिक्स इसको मल्टीप्लाई करना है तो वहाँ पर ये ध्यान रखना है कि रो को मल्टीप्लाई करना है कॉलम से, डिटर्मिनेंट की तरह नहीं कि रो मल्टीप्लाई बाय रो या फिर रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम, कुछ भी लगा लिया, नहीं, रो मल्टीप्लाई विथ कॉलम। 1 मल्टीप्लाई विथ 4, जो मैट्रिक्स आएगी 4, नाउ 3 मल्टीप्लाई विथ -2 तो -6। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई होना बाकी, तो कितना हो जाएगा? 1 इंटू -3 प्लस 3, 2 4 = 8 -8, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 2 = 6, 4 1 = 4। ओके, आंसर क्या आएगा? -2 0 0 एंड यहाँ पर अगेन -2। तो अब इसको हमको लाना क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ a मल्टीप्लाई विद I2। तो फर्स्टली चेक करो कि डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या आ रहा है। जब नहीं भी तो सीधी सिंपल बात, हम चाहे तो क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं, अगर मैं कहूँ कि इसको आइडेंटिटी के फॉर्म में इस तरीके से लिखो कि आइडेंटिटी यहाँ पर आवे, तो कैसे हो सकता है? इसमें से हम पूरी मैट्रिक्स में से ईच एलिमेंट में से -2 अगर बाहर निकाल देते हैं तो क्या बचता है यहाँ पर? 1 0 0 1। कोई मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है? मैट्रिक्स में जब भी कॉमन निकालना है तो ये ज़रूरी है कि सारे एलिमेंट्स में वो नंबर आना चाहिए। तो अब 0 में तो क्या है? 0 में से कुछ भी कॉमन निकालो, कॉमन निकालना मतलब उसमें वो डिवाइड करना, तो 0 ही बचेगा, बाकी सब में -2 आ ही रहा था, इसलिए कॉमन निकालते -2 1 0 0 1। नाउ दिस इज द आइडेंटिटी ऑफ I2 ऑफ ऑर्डर 2। तो I2 मैंने इसलिए, अब -2 चेक करते हैं, -2 आता है कि नहीं। आपका मैट्रिक्स A जो है वो 1 3 2 4 है, 1 3 2 4। तो मॉड ऑफ A निकाल करके देख लो, डिटर्मिनेंट ऑफ A निकाल के देख लो, 4 -6 ऐसे ही मल्टीप्लाई होता है, 4 -6, तो ये क्या आया? -2। तो यहाँ पर जो आपका ये -2 आ रहा है, इसकी जगह आप लिख सकते हो डिटर्मिनेंट ऑफ A। इसको और करेक्ट फॉर्म में मैं यहाँ लिख लेती हूँ, इसको ब्रैकेट में लिख लेना, डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I2। क्या चल रहा था आपका LHS? A इंटू एडजॉइंट है, A इंटू एडजॉइंट A, दैट इज इक्वल टू, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करना है हमको? एडजॉइंट A इंटू A करना। नाउ एडजॉइंट A इंटू A कर देना, सेम आंसर आना चाहिए, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। एडजॉइंट जो आया हमारा क्या था? 4 - 3 - 2 1, 4 - 3 - 2 1 एंड मल्टीप्लाई विद A जो है वो हमारा 1 2 3, यही ना 1 3 2 4। ओके, अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है, सेम सिचुएशन, 4 1 = 4, 4 - 2 4 - 6, 4 3 = 12, 12 - 12 अगेन -2 +2 -6 +4
4, तो क्या आंसर बनता है यहाँ पे 4 - 6 इज -2, 0 0 -2, अगेन यू गॉट -2। अब इसमें -2 कॉमन निकाल सकते हैं, -2 कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचा 1 0 0 1 विच इज़ योर -2। इसको हम लिख सकते हैं ऑर्डर 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई विद -2 क्या है हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ है, दैट इज इक्वल टू हमारे पास आ चुका है एडजॉइंट A इंटू A, इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये तीनों चीज़ें इक्वल हो जाएगी। ये तो आप लिख लेंगे यहाँ पर। लास्ट जो प्रॉपर्टी आपको क्वेश्चन में दे रखी वही रिपीट करनी है, ये क्लियर। नाउ जो थर्ड चीज़ क्वेश्चन में पूछी है, थर्ड क्या पूछा है आपको, फाइंड ए इनवर्स, सबसे बड़ी चीज़ जो आपका चैप्टर ही उसी पे बेस्ड है। फाइंड ए इनवर्स फाइंड करना है, मॉड ऑफ ए पहले से निकाल चुके हैं और एडजॉइंट भी निकाल चुके हैं। ए इनवर्स चाहिए फ्रॉम द फार्मूला। सबसे पहली चीज़ ये चेक करना ज़रूरी है कि मॉड ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 तो नहीं आ रहा। ये आंसर हम पहले ही निकाल चुके हैं, उसका आंसर आया था हमारे पास -2 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स ए इनवर्स एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट करता है कि है, अवेलेबल है, अस्तित्व में है, तब जाके हम वैल्यू निकाले तो कुछ सेंस भी रखता है। अदरवाइज पूरा सारा कर दो और एट द एंड आंसर 0 आए तो क्या मतलब। ओके तो अब क्या करना है, ए इनवर्स फाइंड करना है। ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ए पहले निकाला था, क्या आई थी वैल्यू, एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू क्या था आपका, एडजॉइंट ऑफ ए लाइक ये 4 - 3 - 2 1, 4 - 3 - 2 1, ओके। और अपॉन में मॉड ऑफ है तो यहाँ पे चाहो तो यहाँ लिखो, अदरवाइज यहाँ पर भी लिख सकते हैं। 1 अपॉन -2 आया था हमारा, अब क्या करना है, इस 1 बाय -2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कहने का मतलब इस -2 का डिवाइड हर एक में होगा, तो आंसर आपका क्या बनेगा 4 अपॉन -2। ये पूरा का पूरा ईच एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा जब ये मैट्रिक्स के अंदर एंटर करेगा। -3 अपॉन -2, -2 अपॉन -2, 2 अपॉन -2 एंड 1 अपॉन -2। क्लियर। अब सॉल्व कर देंगे इसको तो क्या आंसर बनेगा, इसका आंसर मैं यहाँ लिख रही हूँ, तो आपका मैट्रिक्स जो बनेगा वो क्या आएगा -2 3/2 दैट इज 1। नाउ द नेक्स्ट इज -1/2। क्लियर। तो ये आपका वैल्यू आया ए इनवर्स का, इस तरीके से ए इनवर्स फाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट जो चीज़ आपको प्रूव करनी है दैट इज फोर्थ जो है, एक ही क्वेश्चन में इतनी सारी चीज़ें पूछ ली हैं। प्रूव दैट ए इनवर्स का ट्रांसपोज दैट इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज का इनवर्स। तो कुछ भी नहीं करना है, फर्स्टली ए इनवर्स को देखो, उसका ट्रांसपोज आंसर करेंगे तो ये चीज़ इसके इक्वल आनी चाहिए। फर्स्ट को ले लिया ए इनवर्स का ट्रांसपोज, तो ए इनवर्स हमारे पास आया था 1, ए इनवर्स का वैल्यू क्या है -2 3/2 1 ओके -2 -3/2 1 प्लस का या प्लस का है 1 - 1/2 1 - 1/2, ये चीज़ प्लस की ही है। ओके अब इसका ट्रांसपोज करना है तो आ जाएगा -2 1 3/2 1/2। ओके दैट आंसर शुड बी इक्वल्स टू, अब वो 2 तो ले लिया था, नाउ इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 के लिए ए ट्रांसपोज का इन्वर्स निकालना पड़ेगा। तो इसमें आप क्या चीज़ ध्यान रखोगे, ए ट्रांसपोज का इन्वर्स निकालते हुए जब आप RHS को लेंगे तो ए ट्रांसपोज का इन्वर्स मतलब एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज आपका रियल अब मैट्रिक्स बन जाएगा, उसको सॉल्व करना है और यहाँ से इसका आंसर लेके आएंगे। दोनों इक्वेशंस अगर इक्वल हो जाती है तो हम प्रूव दैट कर देंगे।
तो इसके बाद के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, जितने भी एडजॉइंट और इन्वर्स को लेकर के वो आपको सेल्फ करने हैं, और मे बी एक्सरसाइज में अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो भी आपको ये करना है। नेक्स्ट जो है हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।